तो हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो कि बेटा नीट 2026 का जो हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्सेस में मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट नीट 1299 रुपये में जो हम लोग कंप्लीट नीट का प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, तो वो बेटा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू होगा। और गूगल प्ले स्टोर में जब आप जाओगे और गूगल प्ले स्टोर में आप एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डालेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप मिलेगी। ऐप को आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद उसमें से स्टोर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? स्टोर में। और स्टोर में आपको नीट 2026 मिलेगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको स्टोर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सारा का सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा ओनली 1299 रुपीज़ में, जो कि हम लोगों का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इनमें से जो स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन था, जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर था बेटा, ये कंप्लीट हो चुका है। एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। क्लियर बेटा? तो आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है नीट 2026 के लिए अभी जो अपना चैप्टर होगा बायोलॉजी का बेटा, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज का अपना चैप्टर होगा, जिसको हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस करेंगे अपने एनसीईआरटी से, क्योंकि जूलॉजी है। मैंने आप लोगों को बोला था जब भी जूलॉजी आती है तो जूलॉजी में हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आपको डीपीपी मिलेंगे और आपको PYQ के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट जरूर बताइएगा बेटा, है ना? क्योंकि जब आप अपने डाउट्स बताते हो ना तो हम लोगों को एक क्लियरिटी मिलती है कि बच्चों को कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिस हो रहे हैं। तो आप लोग जब तक अपने डाउट्स नहीं बताओगे, या तो आप यदि ऐप में हो तो आप वहाँ पे बता सकते हो डायरेक्ट। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब में भी आप कमेंट करिए, और गारंटी मैं दे रहा हूँ आपके सारे डाउट एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो आप ज़रूर बताइए। यहाँ पर आपको हम NCERT प्लस NCERT से थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट डीप स्टडी होगी और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी बेटा, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें होंगे। या इस वीडियो के लिए आप देख रहे हैं तो आपको डीप स्टडी मिलेगी बेटा एनसीईआरटी का आपको डीप स्टडी मिलेगा। साथ में आपको डीप स्टडी मिलेगी कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझाया जाएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे रहेंगी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। जैसे आपने पहला चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपसे एनसीईआरटी डिस्कस की जाएगी, साथ में डीपली कॉन्सेप्ट आपको साथ अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलो, सबसे पहला आप चैप्टर का मतलब ही समझो। चैप्टर का मतलब क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन को गेन करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यू में जाता है और टिश्यू में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू फिर से लंग्स में आता है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो ब्रीदिंग होता है ये एक तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग ही एक तरह का रेस्पिरेशन होता है। जैसे मान लो कि ये बॉडी है, क्या है? बॉडी है। यहाँ से बेटा O2 आता है ना? बॉडी में ऑक्सीजन का
रेस्पिरेशन होता है और यहाँ से CO2 बाहर निकलता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ब्रीदिंग। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये कहलाता है ब्रीदिंग, जो नॉर्मली 1 मिनट में 18 से 22 बार होता है। क्लियर, ब्रीदिंग जो होता है लगभग 1 मिनट में 18 से 22 बार होता है। जैसे आपने याद किया होगा कि जो हार्ट रेट ऑफ बॉडी होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। तो ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि जो ब्रीदिंग होती है वो कितनी बार होती है। तो 1 मिनट में 18 से 22 बार होता है। क्लियर, चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन का आना और हमारी बॉडी से बाहर निकलना ब्रीदिंग कहलाता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बॉडी है, तो मैं कैसे इनटेक करता हूँ एयर और फूड, और कैसे इनहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम समझते हैं। मतलब ऑक्सीजन अपन ने कैसे लिया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके क्या रोल की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाला, हम पूरा यहाँ पे समझते हैं। क्लियर, तो आओ, अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जो प्रोटीन है, जो फैट है, इनको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी देगा हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। क्लियर, तो जैसा कि मान लो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे बनाते हैं, अपन यहाँ पे मान लीजिए कि डाइजेशन, मतलब हम बनाते हैं यहाँ पे ये मान लीजिए ये बन गया बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बन गया? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो मानिए कि ये माउथ है और ये नोज है। क्लियर, आपने नोज से लिया बेटा एयर, ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन नाक से लिया, और आपने माउथ के थ्रू खाया बेटा फूड। क्या खाया? फूड। फूड में आपका हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। क्या हो सकता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। आपका हो सकता है प्रोटीन, और आपका हो सकता है फैट। देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने चावल खाया, प्रोटीन मतलब आपने दाल खाया, और फैट मतलब आपने घी खाया। और ये तीनों चीज़ें जब आप खाते हो तो ये आपके ओइसोफेगस के थ्रू ये आपके आ गया बेटा स्टोमक में। कहाँ आ गया? ये स्टमक में आपका खाना आके भरा चुका है। अब स्टमक में इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की हेल्प से इनका ब्रेक डाउन होगा, इनका डाइजेशन स्टार्ट होगा, और ये आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से इनका होता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन से इनका होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार पे इस तरह से माइक्रोविलाइज होती हैं, जो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्लियर, तो यहाँ से जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को खाया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुका है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुका है, और ये जा चुका है ब्लड वेसल्स में। कहाँ जा चुका है बेटा? ब्लड वेसल्स में।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहाँ जा चुका है? ये ब्लड वेसल्स में जा चुका है। सेम यदि हम बात करें तो जैसे अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो ऑक्सीजन है वो जाएगी लंग्स में। तो मान लीजिए ऐसा कुछ ये मैंने बना दिया अभी शॉर्ट में, फिर बाद में अपन डिटेल समझेंगे। तो ये हो गया, आपने सांस लिया तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आ गई? लंग्स के ये एल्वुलाई में भरा गई बहुत सारी O2। क्या भरा गई? एल्वुलाई में भरा गई O2। और ये जो ऑक्सीजन एल्वुलाई में भराई तो ये क्या करेगी? जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये जो ब्लड वेसल्स है तो ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ से ब्लड वेसल्स में आ गई। ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में कैसे आई वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये मान लो कि यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आ गई? ब्लड वेसल्स। याद रखना, ब्रीदिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन अभी आई है। और जैसे ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल्स में आती है तो ब्लड वेसल्स में है बेटा क्या? ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। क्या क्या होता है ब्लड वेसल्स में? ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। तो जैसे ही हम यहाँ पे चलो ग्लूकोज लेके चलते हैं तो जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन। जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जैसे आप ऑक्सीजन दोगे तो रिलीज करता है CO2, H2O, साथ में एनर्जी। क्या क्या रिलीज करता है? CO2, H2O और एनर्जी। तो ये CO2 अब यहाँ रिलीज हो गई, CO2 यहाँ रिलीज हो गई। और ये जो CO2 ब्लड वेसल्स में रिलीज हुई है तो कुछ CO2 तो चली जाती है लीवर में, कुछ CO2 चली जाती है लीवर में, और इसको यहाँ पे अमोनिया मिल जाता है और ये बना देता है यूरिया। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको, क्लियर। लेकिन बाकी जो CO2 रहती है तो ये CO2 ब्लड वेसल से फिर से कहाँ आ गई? एल्वुलाई में। और ये CO2 एल्वुलाई से होके और ये बाहर निकल गई, क्लियर। तो सुनिए, जो ये प्रोसेस हुआ है बीच में, जो ये वाला प्रोसेस हुआ है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है, क्लियर। और रेस्पिरेशन की वजह से ही क्या होता है? CO2 रिलीज होता है, और CO2 जैसे रिलीज होता है तो ये हमको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन या इनहेलेशन, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ये हमारा जब CO2 बॉडी के बाहर निकल जाता है तो हमने बॉडी के अंदर O2 लिया और CO2 को बाहर निकाला, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारा ब्रीदिंग। तो जो ब्रीदिंग होता है वो एक तरह का क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन ही कहलाता है, क्लियर। आओ अब हम इसका NCERT वाला पेज की डिस्कस करते हैं। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में NCERT में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको कितने टॉपिक डिस्कस करना है। तो पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन। तो NCERT को जब भी हम खत्म करेंगे तो ये सारे हेडिंग डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब इसमें लिखा क्या हुआ है ब्रीदिंग के लिए, तो देखो, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय organism to indirect breakdown simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है तो नॉर्मली क्या करता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है टू डराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, और इन तीनों सब्सटेंस से एनर्जी देता है जो हमारी बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज है,
या कार्बोहाइड्रेट है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करोगे तो ग्लूकोज रिलीज होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करोगे तो एमिनो एसिड रिलीज होगा, फैट का ब्रेक डाउन करोगे तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल रिलीज होगा। क्लियर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दी एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। जब ये कैटाबोलिक रिएक्शन होती है तो कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एविडेंट दैट O2 during the catabolism, ठीक है। Therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell। जो ऑक्सीजन होती है वो सेल के अंदर जाती है, सेल को दी जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से बाहर रिलीज होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर फूड सब्सटेंस हैं लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। क्लियर। सेल के अंदर ये तीन चीजें हैं। जैसे ही आपने इसको O2 दिया, आपने इसको O2 दिया, O2 दिया तो O2 के प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा, और जैसे ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ये निकालेगा हमारा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्लियर। प्रोटीन का करोगे तो आपका एमिनो एसिड निकालेगा प्लस एनर्जी साथ में। यदि आप फैट का ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपको फैटी एसिड देगा प्लस एनर्जी। फैटी एसिड के साथ ही आपको ग्लिसरॉल भी देता है। क्लियर। तो यहाँ से आप ऑक्सीजन को सेल के अंदर देते हो और CO2 को सेल के बाहर छोड़ते हो। क्लियर। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया। एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड to the cell and CO2 produced by the cell have to release out. This process of exchange of O2, this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell, it is called breathing. ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हो और एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड को देते हो तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, जिसको हम नॉर्मली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। प्लेस योर हैंड on your chest, you can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. इसका जो डिटेल है हम चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। आओ अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रेस्ट ब्रीदिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देखोगे यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, देखो रेस्पायरेटरी ऑर्गन। क्या? रेस्पायरेटरी ऑर्गन। और ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो हैं यहीं से आपको इवोल्यूशन को बताएंगे। क्लियर। क्योंकि जो वाटर में एनिमल्स थे देन वो सॉइल या अर्थ सरफेस में सरवाइव कर रहे हैं, तो इनमें कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि सबसे पहला जो एनिमल्स डेवलप हुए वो पानी में डेवलप हुए और पानी से वो अर्थ सरफेस में आ गए। कुछ तो एयर हवा में भी उड़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये एवोल्यूशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इनमें क्या क्या इनकी बॉडी में चेंजिंग हुई, तो यहाँ पे हम चेंजिंग बात करेंगे ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर। आओ तो याद रखना जो पानी में थे उनमें लेस डेवलप होगा, फिर वो एम्फीबियंस में ज़्यादा डेवलप होगा, और जो बाहर फिर सॉइल में रख रहे हैं हम लोग जैसे हैं तो हम लोगों में ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। क्लियर। तो क्या दिया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डिपेंड मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कहाँ रह रहे हैं,
और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी शरीर की व्यवस्था क्या है, उसके शरीर में कैसे ऑर्गन्स हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंज, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया और अदर जो हो गए, तो एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन, मतलब ये इनकी बॉडी है, बॉडी में ऑक्सीजन आता है और नॉर्मली CO2 बाहर निकलता है, ये इनमें होगा। ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, और कुछ में बॉडी सरफेस से होता है, लाइक आपका अर्थवॉर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, मतलब अर्थवॉर्म में क्या होगा बॉडी सरफेस से, लेकिन इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन दी बॉडी। फिर उसके बाद स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ये फिश में होगा, जो मछलियां होती हैं उनमें थोड़ा सा स्पेशल डिजाइन हो जाता है जिसको गिल्स बोलते हैं। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ दी एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्का वेयर एज वैस्कुलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स, मतलब जो आपके एक्वेटिक आर्थोपोड्स और मोलस्का होते हैं उनमें बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लंग्स या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमॉन्ग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स वेयर एज एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। क्लियर। फिर एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है स्किन से रेस्पिरेशन करता है। क्लियर। और स्किन हमारा क्यूटेनियस होता है इसलिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। और ह्यूमन हम सब डिटेल पढ़ने वाले हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। वेल डेवलप लंग्स जो होता है वो कहाँ होता है बेटा, ह्यूमंस में होता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे तो आप नोट्स में दोनों चीजें देखना बेटा। क्लियर। एनसीईआरटी प्लस, चलिए एक टॉपिक और अपन देखते हैं, अपना क्या है बेटा, रेस्पायरेटरी ऑर्गन या ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है बेटा वो आपका होता है लंग्स। क्या होता है, लंग्स, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लंग्स की पोजीशन होता है, तो जो अपना थोरेसिक कैविटी होती है, ये जो थोरेसिक वाला पार्ट होता है जहाँ पे रिब्स केज या हमारी जो छाती होती है, जहाँ पे पसलियाँ होती हैं, जो हमारा रिब्स केज होता है, रिब्स केज के अंदर इस तरह से लंग्स रखा हुआ होता है। जानते हो ये वाला जो पार्ट होता है ये लगभग 625 ग्राम और ये 575 ग्राम होता है, लगभग दोनों आधा किलो से ज़्यादा। मतलब यदि बात करें इंडिविजुअल आधा किलो दोनों की बात करें तो ये आपका 625 575 लगभग ये 1200 के आसपास 1200-1300 ग्राम या कि 1 किलो 300 ग्राम के आसपास ये दोनों लंग्स मिला के होते हैं इस वाले पोजीशन में। और लंग्स के नीचे आप ये देख पा रहे हो ये डायफ्राम है। लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है जो लंग्स को ब्रीथ के लिए हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद देखिए इसके सेंटर में यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये हार्ट भी है इनके सेंटर में, ये हमारा लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो जाता है अपना रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, क्या होता है लंग्स, जिसका ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। क्लियर। बेसिक डायग्राम भी आपको पता है। बेसिक डायग्राम की यदि हम बात करें तो नॉर्मली ऐसा बनेगा, अभी हम बाद में बनाएंगे। ये लंग्स का डायग्राम है जिसको हम यहाँ पे 3 लोब में डिवाइड करते हैं, इसको 2 लोब में डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो ये अपना लंग्स होता है, इसके सेंटर वाले पार्ट में क्या होता है, इसके सेंटर में हार्ट होता है ना। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स या रेस्पायरेटरी ऑर्गन। क्लियर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया रेस्पिरेशन। क्लियर। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, इसको हम डिटेल और डीप में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या बेटा। क्लियर। तो आओ हम समझते हैं रेस्पिरेशन। तो देखो पहले मैं बोल देता हूं कि क्या है रेस्पिरेशन। क्लियर। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल या ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल
In the presence of oxygen, release carbon dioxide, water and energy. It is called respiration. Clear? तो respiration एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ से जो फूड होता है भैया, जो खाना होता है वो पहुँच जाता है अपने सेल के अंदर। ये सेल है, जो आपने खाना खाया वो पहुंच गया अपने सेल के अंदर। क्लियर? खाना कहाँ पहुंच गया बेटा? सेल के अंदर। और जैसे ही सेल के अंदर खाना जाता है तो खाने में हम मान के चलते हैं यहाँ पे बेटा ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, और सेल का हम ये भी बता दें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है। सेल का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है जहां पे मेन प्रोसेस चलती है क्रेब्स साइकिल। क्लियर? वैसे तो पहले ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो ग्लूकोज होता है सेल को साइटोप्लाज्म में इसका होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से ये बनता है पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरुविक एसिड के, और ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू चला जाता है और वहाँ कंप्लीट करता है क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में क्या निकलता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। क्लियर हुआ? चलो अब ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज को आपने दिया ऑक्सीजन और इसका हुआ ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन होने के बाद CO2 प्लस H2O निकली। क्या निकली? CO2 एंड H2O। क्लियर? और साथ में कुछ अमाउंट में निकली भैया एनर्जी। कुछ अमाउंट में क्या निकली? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी निकली। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। क्लियर बेटा? तो देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ यदि हम बात करें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की, तो रेस्पिरेशन की यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन यदि हम इसी रेस्पिरेशन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि एवोल्यूशन जब हो रहा था, जब हमारी धरती बन रही थी, तो हमारी धरती में उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था। इस वजह से उनमें होता था रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो होती थी लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंट वाली होती थी, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था। क्लियर? तो यदि हम बात करें रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन भी 2 तरह की होती है, एक जो O2 के प्रेजेंट में होती है, एक जो O2 के अब्सेंस में होती है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है यहाँ पे जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा 36 ATP रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है वहाँ पे एनर्जी ओनली 2 ATP रिलीज करता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो गया रेस्पिरेशन। यदि हम इसके अब डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या हम इसको बोलेंगे ब्रैकेट में लिख देना आप लोग सिंपल मटेरियल। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या सिंपल मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज सिंपल मटेरियल इन दी presence of O2 and release carbon dioxide, water and energy. It is called respiration. वैसे यदि बच्चा 11th में है तो जैसे ही उसकी डेफिनेशन यदि आता है डिफाइन रेस्पिरेशन, तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के जस्ट बाद आप नीचे ये इक्वेशन भी बना देना बेटा, C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O, साथ में 36 ATP एनर्जी।
अच्छा 36 एटीपी एनर्जी मतलब 686 किलो कैलोरी आप बोल सकते हो कैलोरी में। तो ये हो गया बेटा आपका रेस्पिरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं अपन बेटा स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। यदि हम रेस्पिरेशन के स्टेज की बात करें तो रेस्पिरेशन में मेनली 3 स्टेज होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? जैसे यदि हम बात करें बेटा, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब जब एयर, जब हवा, जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लंग्स में जाता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जब एयर एक्सचेंज होता है लंग्स एंड ब्लड। क्लियर? इंटरनल रेस्पिरेशन जब लंग की एल्वुलाई से वो आर्टरी के ब्लड में जाता है ब्लड, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। लास्ट हमारा होता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जब हमारा ब्लड, जब अपना ब्लड क्या होता है, लंग से ब्लड में गया। अब जब ब्लड में जो हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड है, ये ब्लड में चला गया, ब्लड से किसी सेल में जाएगा और सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन मिलेगा और ये CO2 रिलीज करेगा। तो जो यहाँ पे चीज़ें रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम इसके स्टेज की बात करें तो मेनली 3 स्टेज होगा, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है बेटा? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अभी मैं डिस्कस किया था आपको, रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो मेनली यदि हम बात करें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के तो 2 होते हैं बेटा। एक होता है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है O2 की ज़रूरत नहीं होती और एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए ऑक्सीजन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करो तो ये नॉर्मली जो RBC होती है उनमें होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए तो माइक्रोब्स में भी होता है। ये हमारे बॉडी के मसल्स में भी होता है कभी कभी जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तब। यदि हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर? तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद आइए अब देखते हैं हम कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें देखते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। यदि आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्रेक डाउन फूड मटेरियल इन दी absence of O2 and release energy, it is called एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? जब फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट पे, मान लो इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ले लेते हैं अपन बैक्टीरिया में, एक ले लेते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर? तो यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है, एक और ग्लूकोज, मैं इसके दोनों तरीके को देख लेता हूँ। ग्लूकोज है, 2 ग्लूकोज हैं। जब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो प्रोड्यूस होती है लैक्टिक
एसिड। क्लियर। और जब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो प्रोड्यूस होता है एथेनॉल। क्या प्रोड्यूस होता है? एथेनॉल। यहाँ भी थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ भी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। तो ये दोनों हमारा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर। यदि हम इसको और अच्छे से देखें, रेस्पिरेशन में देखो बेटा, ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना? लैक्टिक एसिड, साथ में एनर्जी 150 किलो कैलोरी। क्लियर। तो ये भी एक तरह का क्या होता है? ये भी एक तरह का एनारोबिक होता है। दूसरा आप यहाँ पे ग्लूकोज देखो, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में बना एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 210 किलो जूल एनर्जी। तो ये वाला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और ये वाला लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक फर्मेंटेशन अपने मसल्स में होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ये वाला जो होता है आपके माइक्रोब्स वगैरह में हो जाता है। तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अब हम देखेंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आओ हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत आसान है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and release carbon dioxide, water, energy. It is called aerobic respiration. क्लियर। तो जब अपने ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मान लो ये ग्लूकोज है C6H12O6, हमने इसको ऑक्सीजन दिया। क्लियर। जैसे इसको ऑक्सीजन देते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और निकलता है CO2 + H2O, साथ में 38 ATP एनर्जी। 38 ATP एनर्जी मतलब 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा कहलाता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, उन सब में एनर्जी के लिए क्या जरूरी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी होती है क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, और इसके स्पेस में जो इसका मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल के बाहर का जो स्पेस होता है दोनों के, जिसको हम पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, यहाँ पे होता है लिंक रिएक्शन। और थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आप, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर इसको बहुत अच्छे समझते हैं। क्लियर। तो आ जाओ। मान लो खाना अपन ने खाया, खाना खाने से अपने को मिल गया बेटा ग्लूकोज। क्या मिल गया खाना खाने से? ग्लूकोज। हमने इसको ऑक्सीजन देंगे, हमको CO2 H2O, साथ में एनर्जी मिलेगी बहुत सारी। क्लियर। एनर्जी मिलेगी बहुत सारी। इसको हम समझेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर। अब जैसे हम खाना खाए तो जो ग्लूकोज है वो सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे पहले आता है। ये सेल का होता है साइटोप्लाज्म और ये सेल का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ। अब सुनना मजे की बात, जो सेल, जो हमारा ग्लूकोज है, तो कहाँ से आया? सेल के, मतलब कहाँ से आया हमारा? जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वही इंटेस्टाइन में गया, माइक्रोबिलाई से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद मसल से टिश्यू में जाता है, उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? अपने सेल में। जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले इसका होता है ग्लाइकोलाइसिस,
और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद इसका प्रोडक्ट बनेगा बेटा पायरुविक एसिड। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ग्लाइकोलाइसिस जैसे होता है तो इसका बनता है क्या, पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये अब क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहेगा। कहाँ जाना चाहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो पहले ये इस स्पेस को, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्रॉस करेगा और इस जगह पे जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसको हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन। तो एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी हो गई लिंक रिएक्शन। क्लियर हुआ। उसके बाद ये लिंक रिएक्शन से यहां बनाएगा एसेटाइल को एंजाइम ए, और ये एसिटाइल को एंजाइम में कहाँ आ जाएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यहाँ पे रन होगी क्रेब्स साइकिल। क्या रन होगी, क्रेब्स साइकिल, जो कि हो गई तीसरे नंबर। क्रेब्स साइकिल फिर इसका जो लास्ट रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे इसके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे चलेगी ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये ETS चलने के बाद यहाँ पे कंप्लीट जो ATP बनेंगे वो बनेंगे 38 ATP, कंप्लीट ATP बनेंगे 38 ATP, जहाँ से 2 ATP इस प्रोसेस में यूज हो जाएंगे, 2 ATP इस प्रोसेस में यूज हो जाएंगे और रिलीज होंगे 36 ATP। इसको हम रेस्पिरेशन में जो फिजियोलॉजी में, जो प्लांट फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने बेसिक बता दिया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या चीज़ें होती है, एनर्जी कैसे निकलती है, 686 किलो कैलोरी या 36 ATP। क्लियर हुआ। तो ये हो गया बेटा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। क्लियर। आइए अब देखते हैं लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पाथवे। लंग्स और रेस्पिरेटरी पाथवे, कौन सा लंग्स का रेस्पिरेटरी पाथवे होता है इसको हम डायग्राम से भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेके लंग्स के जो ब्रोंकियोज तक का पार्ट होता है, जहाँ पे गैस सिर्फ ट्रेवल करती है, आती और जाती है, उसके बीच में उसके अलावा कोई काम नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या कंडक्ट करती है। मैंने बोला ट्रेवल करती है, मतलब ये होता है कंडक्टिंग जोन। कौन सा कंडक्टिंग जोन होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लंग्स के ब्रोंकियोज तक जाता है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा होता है लंग्स। जब वो लंग्स के एल्वुलाई में जाता है तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको मेनली यही 2 चीज़ें याद रखना है। पहला याद रखना है आपको क्या, पहला याद रखना है आपको कंडक्टिंग जोन, दूसरा याद रखना है एक्सचेंज जोन। जो कंडक्टिंग जोन होता है आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके कहाँ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री तक जाता है, और जो एक्सचेंज जोन होता है तो आपके रेस्पिरेटरी ट्री के आगे जो एल्वुलाई वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है उस जगह पर क्या होता है बेटा, एक्सचेंज जोन। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कंडक्टिंग जोन क्या है। क्या है कंडक्टिंग जोन, आओ, वेरी IMP फॉर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस दे देता है और आपसे पूछा जाता है कई बार। ये नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, इन तरह के एग्जामों में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो हमको एक एक चीज़ पढ़ते चलना है, समझते चलना है। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब हमारा जो बाहर वाला जो हिस्सा है ये होगा हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। वेस्टिब्यूल जो जगह है अपने नाक, ये जो जगह है ना, इस जगह को, इसके अंदर ये जो जगह है, स्पेस है, वो होता है वेस्टिब्यूल। नेजल चैम्बर, हमारे नाक के अंदर जो चैम्बर बनता है, क्लियर, स्क्वायर चैम्बर जो बनता है उसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। और आपने सुना होगा किसी किसी को साइनस की बीमारी होती है, यदि नेजल चैम्बर में मसल का साइज बढ़ने लगता है तो साइनस की बीमारी हो जाती है।
फिर नेजल चैम्बर के बाद जाएगा इंटरनल नार्स। अब अपन नेजल चैम्बर के अंदर चले गए, तो नेजल चैम्बर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इंटरनल नार्स, देन नेजोफेरिंग्स, और अंदर चले गए, है ना, तो नेजोफेरिंग्स, उसी पाइप में और अंदर जाओ तो फेरिंग्स, क्लियर। फिर ग्लॉटिस, आपको पता है जो फेरिंग्स है वहाँ पे फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स, क्लियर। फिर फेरिंग्स के बाद आएगा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद यहाँ पे एक ढक्कन होता है जो ओरो और ओइसो एयर वाली पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है, जिसको इपीग्लॉटिस बोलते हैं। एक्चुअल में ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा, क्लियर। उसके बाद आएगा लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये होता है लैरिंग्स। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री, अभी हम डायग्राम में समझेंगे। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। तो इतने जो पार्ट्स होते हैं ये एयर को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हवा को लेके जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके रेस्पिरेटरी ट्री तक का पार्ट होता है कंडक्टिंग जोन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है बेटा, बोन ऑफ नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में कौन कौन सी बोन होती हैं, तो नेजल बोन होगा, मैक्सिला होगा और टर्बाइनल बोन होगा। ये जो तीन हड्डियां हैं वो हमारे नेजल सेप्टम नहीं, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में तीन हड्डियां रहती हैं, नेजल बोन, मैक्सिला और टर्बाइनल। नेजल बोन ये हो गई, मैक्सिला जहां दूसरे ऊपर के जो दांत अटैच है ना बेटा, ऊपर वाले जो टूथ अटैच होते हैं ये मैक्सिला होता है, ये नेजल बोन हो गया। पीछे टर्बाइनल बोन होती है। तो ये तीन बोन बनाती है नेजल चैम्बर वाला पार्ट। हम इसको एक डायग्राम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, ये हो गई नेजल बोन, ये हो गई मैक्सिला, टर्बाइनल इसमें शो नहीं हो रही है, यहीं कहीं होती है टर्बाइनल बोन। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा नेजल चैम्बर होता है उसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, तो आगे है एक्सचेंज जोन। क्या है बेटा आगे, एक्सचेंज जोन। तो वहां पे आपने कहां तक पहुंच गए थे, आप पहुंच गए थे ब्रोंकियल ट्री के बाद रेस्पिरेटरी ट्री तक। रेस्पिरेटरी ट्री के आगे जाओगे तो आपको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स मिलेंगे, फिर एल्वुलाई डक्ट मिलेगा, एल्वुलाई शैक मिलेगा, एल्वुलाई मिलेगा। जैसे ये देखिए, सबसे पहले हमारा जो ब्रोंकियो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, देन एल्वोलाइलर डक्ट, ये जो पाइप है डक्ट, फिर ये फूला हुआ है सैक, और ये एल्वुलाई वाला पार्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्सचेंज जोन, जहाँ पे O2 और CO2 दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो ये वाला पार्ट हो गया बेटा कौन सा, एक्सचेंज जोन, क्लियर। आइए चलिए बच्चों, तो जैसा अभी आपने क्या देखा, एक्सचेंज जोन प्लस कंडक्टिंग जोन, क्लियर। अब उन दोनों को मैं इस डायग्राम से समझने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो एक्सचेंज जोन होता है वो होता है एल्वुलाई वाले पार्ट में, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं और जिसको हम लंग्स बोलेंगे। और एक कंडक्टिंग जोन होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारे जाता है रेस्पिरेटरी ट्री तक, क्लियर। जैसे आप देखो ये नोज, ये हमारा, आप ये मान लो कि ये हमारा जो है कंडक्टिंग जोन है, ये कंडक्टिंग जोन है। तो ये नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक का पार्ट ये जो है ये हमारा क्या है बेटा, ये है कंडक्टिंग जोन, क्लियर। ये कंडक्टिंग जोन है। उसके बाद कंडक्टिंग जोन की बात करो, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा दिखाया गया है, ये ट्रैकिया है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स है। ये जो हमारा एक्सचेंज जोन है ये एल्वुलाई वाला पार्ट है, जहाँ पे एल्वुलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज होती है, यहाँ से
एल्वुलाई के अंदर जाती है आर्टरी से कौन सी, ऑक्सीजन, और यहाँ से बाहर निकलती है CO2। तो हमारा कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। यदि आप लोगों को मज़ा आया है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इम्प्रूव की ज़रूरत है तो भी कमेंट करिए, और यदि आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से पूरी बायोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। कल हम ह्यूमन लंग्स के स्टडी करेंगे, मतलब सेकंड नंबर लेक्चर में हम टोटल ह्यूमंस के बारे में बताएंगे। आज मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक ले लिया हूँ NCERT के साथ, इसके क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और यदि आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 1299 रुपये में जो एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन है वहाँ से आप ज्वाइन करिए। और यदि आपको कुछ भी मन में हो तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।